आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है जी वो है जी यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। हमने काफ़ी हद तक जो प्रीवियसली डिज़ाइन पैटर्न्स आर्किटेक्चर्स उनके हवाले से काफ़ी चीज़ें देख ली हैं कि जो बैकएंड पे काम होता है या जो पेपर वर्क है किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का वो क्या है, कैसे होता है। यूज़र डिज़ाइन जो हैं वो उनके कौन कौन से पैटर्न्स अवेलेबल हैं, कौन से आर्किटेक्चर स्टाइल्स अवेलेबल हैं, ये हमने काफ़ी डिटेल में देखी चीज़ें। और फिर उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से काफ़ी गाइडलाइंस देखी हैं कि जनाब किन किन सिचुएशंस के अंदर कौन सा आर्किटेक्चर स्टाइल या डिज़ाइन पैटर्न जो है वो फॉलो होता है। हमारी काफ़ी चीज़ें जो है वो कवर हो गई हैं मिनट के बाद की। आज हमने यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन देखना है कि ये क्या चीज़ है जी। यूज़र इंटरफेस जिसको हम शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूज होते थे जब हम डिज़ाइन की बात करते थे, जब क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर डिजाइनर आर्किटेक्चर है, तो जब हम डिजाइन की बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज होते थे और इसको कहते हैं, इसको इस डिजाइन को जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है किसी भी एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर का जो फ्रंट एंड है वो वाला डिजाइन इसको समझते थे। लेकिन असल में ये जो डिजाइन अब तक हमने पढ़ा है ये वो वाला डिजाइन नहीं है। और ये डिजाइन वो है जो कि बेसिकली सॉफ्टवेयर की प्लानिंग है, जिसमें तमाम जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है क्लासेस की सूरत में, सॉरी ग्राफ्स की सूरत में, बहुत सारी डायग्राम्स की सूरत में, ताकि ग्राफिकली या पिक्टोरियली ओवरऑल जो एप्लीकेशन है उसका जो फ्लो है वो ज़रा समझा जा सके। ठीक है। और उसके तहत आप जो है लैब के अंदर आपको पता है कि आप बहुत सारी डायग्राम्स पढ़ चुके होंगे या पढ़ रहे हैं, यूज केस डायग्राम, क्लास डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, डिप्लॉयमेंट डायग्राम, इस तरह की बहुत सारी डायग्राम्स हैं जो कि आपने पढ़ी हैं या पढ़नी है अभी। ठीक है। तो डिज़ाइन बेसिकली वो है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का, जिसमें आप ग्राफिकली ग्राफ की सूरत में, डायग्राम की सूरत में ओवरऑल जो एप्लीकेशन है उसके जो इंटरनल वर्किंग है, जो उसकी लॉजिक है, वो उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो यूजर इंटरफेस डिजाइन है जिसको आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी कहते हैं, GUI, वो उससे थोड़ी डिफरेंट चीज है। और आमतौर पर जिसको डिजाइन बच्चे समझते हैं वो ये वाला GUI है जो जिसके बारे में आज हमने डिस्कस करना है। यूजर इंटरफेस और UI डिजाइन इज द प्रोसेस डिजाइनर्स यूज टू बिल्ड इंटरफेसेस इन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर डिवाइसेस फोकसिंग ऑन लुक्स और स्टाइल। ये आप अपने सॉफ्टवेयर को की जो लुक है, जो उसका ओवरऑल बिहेवियर है, या वो वाला पार्ट, टॉप लेयर जिसके साथ यूजर इंटरेक्ट करता है आपके सॉफ्टवेयर के, वो पार्ट, इसको हम यूजर इंटरफेस कहते हैं। यूजर इंटरफेस का मतलब जिसके साथ यूजर इंटरेक्ट करता है, एंड यूजर, सॉफ्टवेयर को यूज करने वाला, डेवलपर नहीं। ये अब आपके जहन में होना चाहिए कि यूजर इंटरफेस जो है इसके साथ एंड यूजर इंटरेक्ट करता है। जो डेवलपर है वो तो डेवलप करता है, उसको प्रोग्रामिंग उसकी करता है। डिजाइनर्स एम टू क्रिएट इंटरफेसेस विच यूजर्स फाइंड इजी टू यूज एंड प्लेयरेबल। जो डिजाइनर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि इस तरह का इंटरफेस हो कि जो एंड यूजर है वो उसको यूज करने में उसको कोई फॉर एग्जांपल कोई बॉदरेशन ना हो या उसको बोर ना हो, बंदा उसको हैप्पीली उसको इस्तेमाल करता हो या इस्तेमाल कर सके। इसलिए जो आज के यूजर इंटरफेस बनाए जाते हैं वो ग्राफिकल यूजर, जो ग्राफिक्स के जो सॉफ्टवेयर हैं उनको यूज करते हुए बनाए जाते हैं, जिनमें बड़ा कलरफुल चीजें होती हैं, 3D इफेक्ट होता है या एनिमेशन होती हैं, कलर से भरपूर होते हैं। इस तरह के इंटरफेसेस जो हैं वो डिजाइन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं ताकि यूजर जो है उसको आसानी से इस्तेमाल कर सके। लेकिन बहुत सारी ऐसी गाइडलाइंस हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए जब आप भी किसी सॉफ्टवेयर का जो इंटरफेस है उसको डिजाइन करें या करवाएं। क्योंकि मैं ये ज्यूम करता हूँ कि आप करेंगे नहीं, आप करवाएंगे, क्योंकि आप टीम लीडर होंगे या प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे, तो आपकी टीम का एक बंदा जो फ्रंट एंड डेवलपर होगा वो जब यूजर इंटरफेस डेवलप करेगा तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी एप्लीकेशन का एक अच्छा इंटरफेस किस तरह का होता है, उसकी क्या क्वालिटीज होती हैं। User interface design refers to graphical user interfaces and other forms, for example, voice control interfaces. आपको पता है कि अब जो पहले वाला दौर था वो नहीं है। शुरू में कुछ अर्सा पहले, आपके दौर से कुछ अर्सा पहले, आपको पता है कमांड लाइन एक इंटरफेस होता था, कमांड बेस का, डॉस प्रॉम्प्ट बेस, शायद आपको याद हो या आपने कहीं देखा हो। अभी वैसे विंडो के अंदर मौजूद होता है, लेकिन उसके साथ इंटरेक्शन नहीं होती लोगों की, स्टूडेंट्स की, उनको जरूरत नहीं पड़ती। वो इंतहाई एक बोरिंग सा इंटरफेस था जिसमें हर चीज टाइप करके करवानी पड़ती थी।
उसके बाद फिर ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया जो आपके सामने है इस वक्त। और इसके अलावा अब इससे भी ज्यादा एडवांस चीजें आ गई हैं कि अब आपको ये माउस और ये सारा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप सिंपली अपनी वॉइस के थ्रू, कमांड्स के थ्रू तमाम जो फंक्शंस हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के या किसी डिवाइस के, उनको आप ऑपरेट करते हैं या हैंडल करते हैं। ये हम चीज़ें जो हैं ये ग्रेजुअली पढ़ेंगे। सबसे जो काम की बात है वो ये है कि जो इंटरफेस है, यूजर इंटरफेस, ये इंटरेक्टिव होना चाहिए या अट्रैक्टिव होना चाहिए। ये दोनों ही चीज़ें बेहतर हैं कि जनाब अट्रैक्टिव अगर होने होगा तो फिर आप उस चीज़ को ज़्यादा आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे, या आप उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में कोई हिचकिचाहट आपको फील नहीं होगी या बॉदरेशन नहीं होगी। ज्यादातर दुनिया, मिसाल के तौर पे अगर आप 20 लोग इस वक्त हम बैठे हैं इस क्लासरूम के अंदर, तो इनमें से कितने लोग हैं जो अपने डेली रोजमर्रा के जो काम है कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे करने वाले, उनके लिए मिसाल के तौर पे कोई यूनिक्स, लिनक्स या इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते होंगे? तो बंदा है? कोई भी नहीं होगा। अगर 20 है, टाइम हो गया नहीं। क्या श्याम कह रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ पहले यूज करता था, अभी काफी टाइम हो गया नहीं यूज के लिए। नहीं की, इसलिए कि कोई ना कोई रीजन तो है ना उसके पीछे। आमतौर पे जो रीजंस हैं, तो मिसाल के तौर पर अगर हम 20 या 21 अब लोग होंगे, 21 लोग अगर बैठे हैं, तो ये ज्यादातर विंडोज की प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की। ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, इसलिए कि इसका जो इंटरफेस है ये बड़ा अट्रैक्टिव है, इसको यूज करना बड़ा आसान है, इसको सीखना सिखाना बड़ा आसान है, इसके बारे में हेल्प बड़ी अवेलेबल है। बहुत सारी रीजंस हैं जिनकी वजह से हम ये वाला विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम या इसको यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद हम दूसरे नहीं करते, हालांकि हमें पता है कि और बहुत सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं जो इससे भी बेहतर हैं, जो आपके डाटा की सिक्योरिटी बहुत देते हैं, या आपके नेटवर्क सिक्योरिटी देते हैं, या आपके सिस्टम को बड़ा सिक्योर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम यूज़ नहीं करते, इसलिए कि उनको यूज़ करना शायद इतना आसान नहीं है जितना ये विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम को है। तो इसका मतलब कि इसका जो इंटरफेस है वो बड़ा ही हमारे लिए अट्रैक्टिव है, या हमें अपील करता है कि हम इस चीज़ को आसानी से सीख सकते हैं या इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है। अब फीचर, बैकएंड के फीचर तो बात की बात है, लेकिन जो फ्रंट एंड है ये एक बहुत बड़ी रीज़न है किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर के मशहूर होने में या आम होने में। यूजर इंटरफेसेस आर द एक्सेस पॉइंट्स वेयर यूजर इंटरेक्ट विद डिजाइंस। दे कम इन 3 फॉर्मेट्स। जो यूजर इंटरफेसेस हैं जो आम तौर पे अब हमारे पास हैं, जो हमारे मौजूद हैं, वो 3 फॉर्म्स के अंदर, तो 3 फॉर्मेट्स के अंदर मिलते हैं हमें। पहला है जी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो करंटली हम यूज कर रहे हैं इस वक्त भी। विंडोज हमारे सामने जो ऑपरेटिंग सॉरी जो यूजर इंटरफेस है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या GUI हम जिसको कहते हैं। इसके अंदर डिफरेंट कलर्स, मेन्यूज, कर्सर्स, आइकॉन्स और इस तरह की चीजें नजर आती हैं जिसके थ्रू हम अपने सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं। यूजर्स इंटरेक्ट विद विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑन डिजिटल कंट्रोल पैनल्स। अ कंप्यूटर्स डेस्कटॉप इज अ GUI। अब हमारा जो डेस्कटॉप नजर आ रहा है हमें, जिसके ऊपर हमें कोई वॉलपेपर नजर आ रहा है, कोई आइकॉन से नजर आ रहे हैं, सारा कुछ जो है ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को ग्राफिकल फॉर्मेट के अंदर प्रेजेंट किया गया है। तस्वीरें नजर आ रही हैं, कलर नजर आ रहे हैं, आइकन नजर आ रहे हैं, ये सारा कुछ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। दूसरी इसकी टाइप है जी वॉइस कंट्रोल्ड इंटरफेसेस, VUIs। यूजर इंटरेक्ट विद दीज थ्रू देयर वॉइसेस। मोस्ट स्मार्ट असिस्टेंट्स, फॉर एग्जांपल सिरी ऑन आईफोन, आईफोन के अंदर एक फीचर है सिरी जिसको कहते हैं, एंड अलेक्सा ऑन अमेजोन डिवाइसेस आर वॉइस कंट्रोल इंटरफेसेस। आपको पता है कि अब बहुत सारी जो डिवाइसेस हैं, कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन है या कोई भी फ़ोन है, चाहे वो आईफोन भी है, तो उनके अंदर अब वॉइस कंट्रोल के थ्रू कमांड्स देने का जो प्रोसेस है वो मौजूद है, कि आप बगैर कुछ डायल किए अपना नंबर ढूंढे या किसी दोस्त का ढूंढे, अब जैसे उसको कमांड दें कि जनाब फलां साहब का कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो डायल करना, तो वो नंबर फौरन जस्ट आपकी कमांड के साथ ही जाहिर हो जाएगा। या कोई भी आपने एप्लीकेशन खोलनी है तो आप जस्ट उसको कमांड देंगे, तो आपकी जो वॉइस है उसको वो सिस्टम रिकग्नाइज करते हुए आपकी जो वॉइस है उसको कमांड समझते हुए उस पर अमल दरामद करेगा। ठीक है, या आप जैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई कमांड देते हैं अपने सिस्टम को, कोई क्लिक करते हैं किसी चीज़ को या आइकन को, तो वो आगे ऑपरेट करना शुरू कर देती है। तो अब ये काम जरूरी नहीं है। इसका मतलब कि अगर आप कहीं बिजी हैं, आप कहीं मिसाल के तौर पर हाथ से कोई लिख रहे हैं, गाइडेड ड्राइव कर रहे हैं, और तो आप जरूरी है कि आप गाड़ी साइड पे लगा के फिर नंबर डायल करें, अब आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है। वॉइस कंट्रोल इंटरफेसेस जो हैं वो
सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको पता होगा, इस प्रोसेस से गुजरे होंगे कि ये कैसे काम करते हैं। जेस्चर बेस्ड इंटरफेसेस, जेस्चर बेस्ड इंटरफेसेस जो है वो एक इसकी भी एडवांस फॉर्म है कि जनाब अब आपको वॉइस कमांड भी देने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके जो जेस्चर्स हैं, फेस जेस्चर्स हो गए या मूवमेंट है आपकी बॉडी की, हाथ की मूवमेंट हो सकती है या फेस के एक्सप्रेशन हो सकते हैं, इनको जज करते हुए आपके जो सिस्टम या डिवाइसेस हैं वो आपके कमांड्स लेती हैं और उन पर अमल दरामद करती हैं। वर्चुअल रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी गेम्स या इस तरह की जो गेम्स हैं या एप्लीकेशंस हैं वो इसकी एग्जांपल्स हैं, जिसमें आप अपनी बॉडी के जो मूवमेंट्स हैं, जो उसके जेस्चर्स हैं, उनके साथ किसी भी एप्लीकेशन को, किसी गेम को ऑपरेट करते हैं या उसको कमांड्स देते हैं। जो ऑपरेट करने वाला काम है ये बेसिकली कमांड्स देते हैं आप। तो मिसाल के तौर पे जस्ट आप किसी भी सिस्टम के अंदर लॉगिन होने के लिए जैसे आप यूजर नेम पासवर्ड यूज करते हैं, तो अब उसकी जरूरत नहीं है। जस्ट आपका जो फेशियल फेस का जो एक्सप्रेशन है, फेशियल स्कैन जो है वो आपकी जो है ये काम करता है। जैसे रेटिकल स्कैन भी हो सकता है, आपकी आंख का जो स्कैन है कि आप जस्ट उस डिवाइस के सामने अपना चेहरा करेंगे, वो आपके चेहरे को स्कैन करेगा, आपकी आंख को स्कैन करेगा और खुद ही आपको लॉगिन कर देगा। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे सिक्योरिटी डोर्स होते हैं या कोई कंट्रोल रूम्स होते हैं जहाँ पे हर बंदा एंटर नहीं हो सकता, और दरवाज़ा खोलना है तो दरवाज़ा खोलने के लिए आपको वो कोड या पिन कोड या ऐसी कोई चाबी रखने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप डिवाइस जो लगी उसके सामने अपना फेस करें, वो आपको रिकग्नाइज करेगी और आपके लिए दरवाज़ा खुल जाएगा। अब आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। अब अगर देखें तो ये जो जेस्चर बेस्ड इंटरफेसेस हैं या वॉइस कंट्रोल इंटरफेसेस जो हैं, ये आजकल के दौर में बहुत कारआमद हैं। खासतौर पर ये कोविड का जो दौर है कि अब आप हर चीज को हाथ लगाते हुए डरते हैं कि जनाब जैसे बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं जहाँ पे अटेंडेंस हाथ से लगती है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी के भी अंदर है, तो ये काम बड़ा खतरनाक है कि इसका मतलब ये तो एक ऐसा कॉमन पॉइंट है जहाँ पे हर बंदा उसको टच करता है। तो इस तरह तो अगर उस पर जरासीम लग गए हैं तो हर बंदे को लग सकते हैं फिर तो अगर ये यही चीज वॉइस कंट्रोल के थ्रू हो जाए, मैनेज हो जाए या जेस्चर बेस हो जाए, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कोरोना का जो फैलाव है वो किस हद तक रुक सकता है या कम हो सकता है। कि आप किसी भी चीज को, डिवाइस को, कीबोर्ड को, माउस को या जो वो डिवाइस है बायोमेट्रिक डिवाइस, उसको आप टच नहीं करते, हाथ नहीं लगाते, उसके बावजूद आपका काम जो है वो हो जाए, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। टू डिजाइन यूजर इंटरफेस बेस्ट यू शुड कंसिडर, आपको क्या कंसिडर करना पड़ेगा जब अगर आप एक अच्छा यूजर इंटरफेस बनाना चाहें। तो सबसे पहले चीज क्या है जी, यूजर जज डिजाइन क्विकली एंड केयर अबाउट यूजेबिलिटी एंड लाइकेबिलिटी। सबसे पहले यूजर की जो मिसाल के तौर पे है ना चॉइस, वो बहुत जरूरी है कि मिसाल के तौर पे यूजर ऐसी एप्लीकेशन प्रेफर करना, एप्लीकेशन या वेबसाइट या सिस्टम को चलाना या ऑपरेट करना पसंद करेगा जिसके साथ उसकी इंटरेक्शन कम से कम हो, उसको कम से कम डाटा एंटर करना पड़े, वो उसको प्रेफर करेगा। जिसको आप जीरो क्लिक ऐप भी कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। डोमिनोज जो है वो इसको यूज कर रहा है कि जनाब आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट वॉइस के थ्रू कमांड्स देते जाएं या ऑर्डर देते जाएं और आपका जो कमांड्स हैं वो काम करती जाएं। ऐसे सिस्टम को हर बंदा प्रेफर करेगा कि यार ऐसे चलते फिरते ही कमांड्स जो हैं वो देता जा रहा है बंदा, और उसको फिजिकली कोई जनाब टेंटरिंग बैठना नहीं पड़ता, कोई कीबोर्ड नहीं लेना पड़ता, तो कोई क्लिक नहीं करनी पड़ती चीजें। अब कहता है समटाइम टाइप जो है वो करने में बहुत सारे स्टूडेंट्स या लोग जो हैं वो बड़े एक्टिव होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक लाइन उनको टाइप करना पड़े तो उनको घंटा लग जाता है, क्योंकि वो उनकी टाइपिंग की स्किल नहीं होती। ठीक है, तो अगर ऐसी कहीं पे कोई चीज है या आपने कोई लंबी कोई चीज टाइप करनी है और आप चाहें कि यार मैं जस्ट बोलता जाऊं और खुद ब खुद टाइप होता जाए या आगे काम होता जाए, तो ये कितनी आसानी वाली बात है। यूजर इंटरफेसेस शुड आल्सो बी इंजॉयबल, जो यूजर इंटरफेस है वो इंजॉयबल हो कि बंदा उसको बोर ना हो उसको देखते हुए या उसको यूज करते हुए, इंजॉय करेगा यार ये कितनी जबरदस्त इंटरेक्टिव या अट्रैक्टिव इसका इंटरफेस है कि जनाब आप आपको मजा आए वो उस एप्लीकेशन को यूज करते हुए। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपने कोई सिंपल सी कोई जैसे टेक्स्ट बॉक्सेस लगाए हुए हैं, ठीक है, उसकी बजाय अगर आप उसको ग्राफिकल इंटरफेस बना दें या उसका कोई एनिमेशन लगा दें उसके साथ, या इस तरह का कोई अट्रैक्टिव सा उसका जो फ्रंट एंड है वो डेवलप हुआ वो, तो ऐसी एप्लीकेशन को यूज करते हुए बंदा एंजॉय भी करता है। यार काम तो करना ही करना, लेकिन बंदा अगर खुश खुश होकर काम करे तो फिर ऐसी एप्लीकेशन जो है वो एक कामयाब एप्लीकेशन बन सकती है। यूजर इंटरफेसेस शुड कम्युनिकेट ब्रांड वैल्यूज एंड रीइंफोर्स यूजर्स ट्रस्ट। आपने जब आपने एक अच्छा इंटरफेस बनाना है
वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाएं या वॉइस के थ्रू उसको कंट्रोल करें या 3D या वर्चुअल रियलिटी के थ्रू कंट्रोल करें, तो ये सारे फीचर्स इनकॉर्पोरेट करते हुए ये ध्यान में रखना है कि जो एक्चुअल जो बिजनेस वैल्यूज हैं, जो ब्रांड वैल्यूज हैं या जो बिजनेस लॉजिक है, वो कहीं स्किप ना हो जाए। वो कहीं जो है वो जनाब वो ये ना हो कि आप उसको ओवरलुक करते जाएं, या एक्चुअल जो उसका पर्पस है एप्लीकेशन बनाने का वो फॉत हो जाए। Good design is emotional design. Users associate good feelings with brands that speak to them at all levels and keep the magic of playable, seamless experience alive. जो यूजर हैं वो समटाइम ब्रांड जो है वो उसको प्रेफर करते हैं, ब्रांड नेम को। ठीक है, तो अगर ब्रांड नेम मिसाल के तौर पे आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मिसाल के तौर पे चीज़ों की क्वालिटी पे फोकस नहीं करते या फिर उसको ध्यान में रखते, क्योंकि वो ब्रांड का नाम देखते हैं कि ये ब्रांड कौन सा। मिसाल के तौर पे खवातीन जो हैं वो खवातीन ही सॉरी लड़कियां जो हैं, क्योंकि लड़कियां बैठी हैं यहाँ पे, तो लड़कियां जो है वो मिसाल के तौर पे अब जब भी कोई ड्रेसेस खरीदती हैं तो आमतौर पर वो इस कपड़े के झंझट में नहीं पड़ती हैं, कपड़े की टाइप कौन सी है, इसकी क्वालिटी कौन सी है, इसके कलर कच्चे हैं पक्के हैं, वो जनाब जस्ट ब्रांड का नाम देखती हैं कि ये ब्रांड का कपड़ा है तो इसका मतलब ठीक ही होगा। ठीक है, तो अब ब्रांड जो है वो नाम बहुत मैटर करता है कि अगर ब्रांड आपका है तो उसको देखते हुए लोग जो है वो आपकी चीज को प्रेफर करेंगे। तो अगर ब्रांड अच्छा है तो ऑब्वियसली उसके लिए जो एप्लीकेशन बन रही हैं, जो उसके इंटरफेसेस बन रहे हैं, वो भी उसी तरीके से अच्छे हों। ठीक है, हाउ टू मेक ग्रेट यूजर इंटरफेसेस। एक बेहतरीन यूजर इंटरफेस जब आप बनाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, मेक बटन्स एंड अदर कॉमन एलिमेंट्स परफॉर्म प्रिडिक्टेबली इंक्लूडिंग रिस्पॉन्सेज सच एज पिंच टू जूम। बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि बहुत से एप्लीकेशन के अंदर कॉमन होते हैं। ठीक है, आपको पता है जैसे आपने किसी भी पिक्चर को जूम करना हो, जूम इन से जूम आउट करना हो या उसको बड़ा छोटा करना हो, तो आपको पता है कि ये कैसे होता है विंडो मोबाइल के ऊपर। ठीक है, अगर ये अब क्योंकि एक कॉमन फीचर है कि जैसा आप पिंच करें उसको जो मूवमेंट्स हैं उंगलियों की, उनको अंदर की तरफ लेके आएंगे तो तस्वीर छोटी हो जाएगी, बाहर की तरफ उंगलियों को लेके जाएंगे तो तस्वीर बड़ी हो जाएगी। अब ये कॉमन सा फीचर है, ये सारी एप्लीकेशन यूज करती हैं। लेकिन अगर आप अपनी एप्लीकेशन बनाते हुए इस फीचर की बजाय कोई और फीचर उसमें डाल दें जिसके साथ लोग वाकिफ ना हो, तो फिर लोग ऐसे फीचर को यूज करते हुए थोड़ा सा बिजारी का जाहिर करेंगे कि यार ये क्या, सारी दुनिया में या सारी एप्लीकेशन के अंदर तो जूम इन जूम आउट इस तरह होता है, तो ये नई एप्लीकेशन है इसके अंदर नया फीचर डाल दिया। ठीक है, जैसे आपको पता है कि सम टाइम कहीं आपने जूम इन जूम आउट करना हो तो आप कीबोर्ड से माइनस का या प्लस का बटन दबाएं तो इससे भी ये काम हो जाता है। ठीक है, माइनस दबाते जाएं तो जो व्यू है वो छोटा हो जाएगा, प्लस से बड़ा होता जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप अपनी बाउंगी मार लें, अपना कोई फीचर उसमें इंट्रोड्यूस कर दें क्योंकि बाकी दुनिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यूज नहीं कर रही, तो ये चीज जो है ये लोगों को इरिटेट करेगी। ये आपके जो आपकी एप्लीकेशन की जो रिप्यूट है वो उसको खराब करेगी ये चीज। मेंटेन हाई डिस्कवरेबिलिटी, क्लियरली लेबल आइकन्स एंड इंक्लूड वेल इंडिकेटेड अफोर्डेंसेस। फॉर एग्जांपल जैसे आपको पता है कि बहुत सारे जो हैं वो कंट्रोल्स होते हैं किसी भी यूजर इंटरफेस के ऊपर, कोई टेक्स्ट बॉक्सेस, कोई मेन्यूज, कोई बटन्स, कोई आइकॉन्स, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर आपने तमाम चीजों को एक ही तरीके से बनाया हुआ है, जैसे मिसाल के तौर पर टेक्स्ट बॉक्सेस और बटन जो है उनकी लुक एक ही जैसी है, तो फिर यूजर को थोड़ा सा टेंशन होगी या बॉदरेशन होगी उस पर काम करते हुए। लेकिन आपको पता है कि जैसे टेक्स्ट बॉक्स है, वो टेक्स्ट बॉक्स अगर बना हुआ है स्क्रीन के ऊपर, तो टेक्स्ट बॉक्स आमतौर पर ऐसा होता है जैसे एम्बेड हुआ हुआ है स्क्रीन के अंदर, धंसा हुआ है स्क्रीन के अंदर। ठीक है, और जबकि बटन अगर देखें तो बटन ऐसा होता है जैसे उभरा हुआ होता है। तो इससे थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हो जाता है कि यहाँ पे हमने चीज एंटर करनी है, लिखनी है, और इसको हमने प्रेस करना है। जो जो ये अभी हमने थोड़ा सा जिक्र किया यहाँ पे शेडो का, तो जब आप शेडो थोड़ा सा बना देंगे चीज को जैसे उभरी हुई होती है, तो फिर ये जाहिर करता है ये चीज कि जैसे ये चीज जो है ये बटन है। ठीक है, अब ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे ये चीज हमें बाहर नजर नहीं आ रही। ये तो आइकॉन्स हैं, अगर आप देखें तो ये एक जैसे ही हैं, फ्लैट ही हैं सारे। यहाँ पे वो 3D लुक जो है, ये शेडो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं आता। जब आप इसको कर्सर लेके जाएं इसके ऊपर, तो फिर ये हल्का सा हाईलाइट होता है और हमें लगता है कि जैसे ये कोई चीज ऐसी है जिस पे को हम प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि जनाब ये देखें जैसे ये शायद आपको नजर नहीं आ रहा होगा, मैं जैसे ही इसको मूव कर रहा हूँ तो ये कोई ना कोई इस पे शो हो रही है, कोई डिस्टिंग्विश हो रहा है। लेकिन ये जो मेन्यू है इसमें मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ तो जैसे इसका कलर चेंज हो रहा है, और जिससे थोड़ा सा हमें लग रहा है कि शायद इसको कोई ना कोई हम क्लिक कर सकते हैं या कमांड दे सकते हैं।
ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा ज़हन में रखने वाली चीजें हैं कि जब आप चीजों को थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करके, डिस्कवरेबिलिटी इसको कहते हैं कि ये जो डिस्कवरेबिलिटी है, चीजों को डिस्कवर करने का या परखने का जो अमल है, ये अगर बेहतर है आपकी एप्लीकेशन के अंदर, तो यूजर जो है या एंड यूजर वो आपकी एप्लीकेशन को एक अच्छे तरीके से यूज करेगा और इंजॉय करेगा आपकी एप्लीकेशन को। तीसरा रूल है जी, कीप इंटरफेसेस सिंपल। कोशिश करनी है जनाब सिंपलेस्ट हो आपका जो एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है। ये नहीं कि एक इंटरफेस के अंदर अपने सारी एप्लीकेशन के जो जितने फीचर हैं सारे एक इंटरफेस के अंदर डाल दें और खिचड़ी बन जाए और समझ ही नहीं आए क्या हो रहा है। एक ही अपने सिंपल मिसाल के तौर पे यूजर रजिस्ट्रेशन का पेज है और वहां पे जनाब इतनी एनिमेशन लगी हुई हैं, इतने बटन हैं, इतनी लिंक्स हैं, इतनी एडवर्टाइजमेंट हो रही है वहां पे कि समझ ही नहीं आ रही कि काम क्या करना है। आपको पता होगा समटाइम ऐसी वेबसाइट होती हैं जहाँ पे 2 लाइनों को काम होता है लेकिन 1500 वहां पे ऐड आ रहे होते हैं। तो बंदा वैसे ही थोड़ा सा बिजार हो जाता है, इरिटेट होता है, यार ये किस तरह की वेबसाइट बनाई है कि इसमें ऐड ही ऐड लगे हुए और जो काम की चीज़ है वो नजर ही नहीं आती। जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी वेबसाइट से फ्री डाउनलोड करते हैं सॉफ्टवेयर, तो ऐसी वेबसाइट्स पे आपको पता है गूगल एड्स बहुत ज्यादा लगे होते हैं। ठीक है। तो बात का आपको डाउनलोड का बटन ही नजर नहीं आता या आपको ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती है, डाउनलोड का बटन किधर गया, ये लिंक किधर गया, ये ऐड ही ऐड आ रहे हैं। और समटाइम जो आप उस चक्कर में किसी ऐड को क्लिक कर बैठते हैं, ठीक है, और फिर आपको पता चलता है हो ये तो नया पेज खुल गया, मैंने तो कहीं और क्लिक करना था। तो इसका मतलब है वो तो जानबूझ के ये काम करते हैं, लेकिन अगर आप अपने जो यूजर एंड यूजर हैं उनको आप रिटेन करना चाहते हैं या आप नहीं चाहते हैं कि वो आपकी वेबसाइट के साथ जुड़े रहें, तो फिर आपको वो जो चीज़ें हैं वो उनको जो आपके जो कंट्रोल्स हैं उनको प्रॉपरली प्लेस करना पड़ेगा और चीज़ों को सिंपल रखना पड़ेगा। अगर आप कोई ना कोई काम किसी रूल रेगुलेशन के तहत करेंगे तो फिर आप आसानी से ये काम कर पाएंगे और लोग आपके सिस्टम को एंजॉय करेंगे और दोबारा भी आपके सिस्टम पे आएंगे। रिस्पेक्ट द यूजर्स आई एंड अटेंशन रिगार्डिंग लेआउट। जो यूजर जो है वो आपका जो यूजर जो आपकी सिस्टम का लेआउट है वो उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, तो वो अगर उसकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक है तो फिर जनाब वो बेहतर है। अदरवाइज वो बंदा जो है वो एक दफ़ा औखा सौखा आपके सिस्टम पे काम करेगा, दोबारा कोशिश करेगा कि आपके सिस्टम पे ना आए, क्योंकि अगर उसका पहला एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा तो वो कोशिश करेगा यार ये इसका तो कॉम्प्लिकेटेड बड़ा है सिस्टम, इस पे तो अगर मिसाल के तौर पे मैंने अपने आप को रजिस्टर करना है तो जनाब घंटा लग गया मुझे, फिर मैं कहीं अपने आप को रजिस्टर कर पाया। तो अगर ऐसी ही उसकी फीलिंग्स हैं तो फिर मुश्किल है कि वो बंदा दोबारा आपके पास आए। यूज प्रॉपर अलाइनमेंट्स, ड्रॉ अटेंशन टू की फीचर यूजिंग। जो अलाइनमेंट है ये या इंडेंटेशन आपको पता होगा, ये बहुत जरूरी है। जब आप कोड करते हैं तो उसके अंदर इंडेंटेशन की जाती है कि जनाब हर चीज जो है वो एक अलाइन तरीके से प्रेजेंट हो ताकि जो डेवलपर है या रीडर है या टेस्टर है उसको आसानी से समझ आ जाए। तो इसी तरीके से अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स कोई मिसाल के तौर पर रजिस्ट्रेशन का पेज है जहाँ पे आपने किसी बंदे को रजिस्टर करना है, वहाँ पे आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेनी है यूजर से, तो अगर वो जनाब कहीं बटन दाएं लगा हुआ कहीं बाएं लगा, टॉप पे है, इधर स्कैटर्ड बटन है, समझ ही नहीं आ रही कहाँ से कहाँ जो उसका फोकस जा रहा है, तो फिर यूजर जो है वो इरिटेट होना शुरू हो जाएगा और एन पॉसिबल है तो आपकी वेबसाइट को छोड़ ही दे। अब जैसे मिसाल के तौर पे आपको पता है कि बहुत सारी वेबसाइट जहाँ पे आप रजिस्टर करने लगते हैं वहां पे वो आपको नया फॉर्म फिल करने के लिए नहीं देते, बल्कि आपको ऑप्शन देते हैं कि आप अपने एग्जिस्टिंग जीमेल के अकाउंट के थ्रू लॉगिन कर लें, रजिस्टर कर लें, या फेसबुक या लिंक्डइन का अकाउंट यूज करते हुए अपने आप को लॉगिन कर लें। आपको नया अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती और आप कितना आसानी से वहां पे रजिस्टर कर लेते हैं और आपको कोई टेंशन नहीं होती। जस्ट अपना फेसबुक वाले ऑप्शन का जो बटन है उसको क्लिक करते हैं और अगर आपका लॉगिन ऑलरेडी है वहां पे उस सिस्टम पे तो आप 1 सेकंड के अंदर 2 सेकंड के अंदर अपने आप को नई वेबसाइट पर रजिस्टर कर लेते हैं, इसलिए कि उन्होंने एक ऐसी ऑप्शन आपको दी हुई है जिसमें आपको ज्यादा खपना नहीं पड़ रहा, ज्यादा डाटा नहीं देना पड़ रहा। जस्ट आपने एक दो क्लिक किए तो आप रजिस्टर हो गए। सिस्टम जो है वो खुद ब खुद आपके एग्जिस्टिंग जो अकाउंट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन उठा लेता है और आपको नए सिस्टम के अंदर रजिस्टर कर लेता है। ठीक है। तो इससे आपका जो एक बड़ा फायदा है कि आपको बहुत ज्यादा डाटा अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी नहीं पड़ी। दूसरी बात ये कि आपको कोई नए आईडी और पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, वही जो आपका फेसबुक का या जीमेल का जो आईडी पासवर्ड है वही पास जो इन्फॉर्मेशन है वो नए सिस्टम पे भी यूज हो जाती है। मिनिमाइज द नंबर ऑफ एक्शंस और फॉर परफॉर्मिंग टास्क बट फोकस ऑन वन जी फंक्शन पर पेज। आप कोशिश करें कि जनाब कम से कम काम करना पड़े यूजर को, जितना कम से कम उसको इनपुट देनी पड़ेगी, जितना कम से कम डाटा उसको एंटर करना पड़ेगा, उतना ही आपका सिस्टम जो है वो एक क्वालिटी सिस्टम कहलाएगा। ठीक है जी। लेकिन कोशिश ये करनी है कि एक पेज या एक स्क्रीन जो है वो एक टास्क परफॉर्म करे, एक पेज पे 17 चीजें डालने की जरूरत नहीं है।
अगर इस तरह करेंगे तो फिर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा प्रोसेस। आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले तक जो वेबसाइट्स बनती थी वो ऐसी थी कि अगर आपने मिसाल के तौर पर किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है और उसके लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो आप जनाब क्या करते थे, सबसे पहले जो है रजिस्ट्रेशन का पेज खोलते हैं, उसमें सबसे टॉप पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, फिर अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, फिर अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, और करते करते जनाब घंटे बाद वो पेज कंप्लीट होता है। और घंटे बाद कंप्लीट होने के बाद जब आप सबमिट का बटन दबाते हैं तो किसी भी एरर की वजह से वो पेज अगर बंद हो गया या नेट चला गया तो आपका सारा घंटे की जो मेहनत है वो जाया गई। ठीक है, तो फिर आप नेक्स्ट टाइम कोशिश करते हैं यार लाना था, ये किस तरह का सिस्टम है कि ये घंटा लगा के मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी, अब एक जब सबमिट कराने का बटन टाइम आया तो जनाब सारा कुछ गायब हो गया। लेकिन अब जो सिस्टम है वो ऐसे काम नहीं करते। अब आपको वो क्या करते हैं, यही इन्फॉर्मेशन आपको पेज बाय पेज लेती है आपसे, या टैब्स बनी होती हैं कि आप एक टैब की इन्फॉर्मेशन 4-5 फील्ड अंडर करें, नेक्स्ट का बटन दबाएंगे तो पिछली इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी और अगला पेज आ जाएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन दें, फिर नेक्स्ट दबाएं अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन दें, फिर नेक्स्ट दबाएं अपनी एक्सपीरियंसेस दें। इस तरह करते करते खुदा ना खास्ता कहीं पे भी आपका नेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया या कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो जो इन्फॉर्मेशन पिछले पेजेस पे थी वो सेव रहेगी और आपको जस्ट जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो देने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप ऐसा सिस्टम आपके पास हो, आप यूज कर रहे हो, तो फिर आप फील करते हैं यार कितना अच्छा है कि मेरी एक मिनट की भी जो मेहनत है वो जाया नहीं गई। Put controls near objects that users want to control। जो कंट्रोल हैं जिनको यूजर ने फ्रीक्वेंटली यूज करना है वो अगर आप करीब तरीन उनको रखें तो फिर कितनी आसानी होगी। मिसाल के तौर पे जैसे आप मेन्यूज लगाते हैं, मेन्यूज आपको पता है कि जैसे ही किसी ने कभी सोचा कि जनाब टॉप पे मेन्यूज क्यों होते हैं हमेशा वेबसाइट के, नॉर्मली टॉप पे होते हैं जो मोस्टली वेबसाइट्स हैं। उसकी एक रीजन ये है कि आपको पता है कि टॉप पे एड्रेस बार होता है जहां पे आप टाइप करते हैं कुछ। जैसे अब ये मिसाल के तौर पे यहाँ पे एड्रेस बार के अंदर मैंने कुछ टाइप किया एड्रेस वेबसाइट खोलने के लिए, तो इसका मतलब मेरा कर्सर इधर है। अब इसके बाद जब मैंने नेक्स्ट काम करना है तो फौरन मुझे साथ ही मेन्यूज मिल जाते हैं उसके साथ ही नीचे। ठीक है, लेकिन अगर ये मेन्यूज जो हैं ये एड्रेस बार की बजाय यहाँ बॉटम पे हों तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। आप यहाँ पे कर्सर को घुमा के नीचे लेके आएंगे और फिर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जैसे ही आपने यहाँ से क्लिक किया, वेबसाइट का एड्रेस या एंटर दबाया, वेबसाइट खुल गई, तो साथ ही लिंक अवेलेबल होंगे और आपने फौरन यहाँ से क्लिक कर दिया उसको। तो कितनी आसानी है। तो ये जो काम है ये बकायदा इसके पीछे को रिसर्च को स्टडी होती है कि जनाब कैसे यूजर को मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जाए। और आपको पता है कि जैसे ही मिसाल के तौर पे आपने कोई वेबसाइट खोलते हैं, मिसाल के तौर पे आपने अपने को रजिस्टर करना है, तो जैसे ही आपने जो वेबसाइट खुली उसके बाद फौरन जो कर्सर है वो नेक्स्ट पेज पे क्लिक वहां पे ब्लिंक कर रहा होता है जहां पे आपने जाना हो, इस तरीके से जैसे ये ब्लिंक कर रहा है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर क्लास वर्क या किसी भी चीज़ को मैं करूँ, मिसाल के तौर पर ऐसे, तो जैसे ही मैं फॉर एग्जांपल मैंने स्टीम वाला पेज खोला तो फौरन कमेंट्स वाले या किसी चीज जो भी फौरन जो मैंने कॉमनली वो काम करना है वहां पे कर्सर होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो इंडेक्सिंग है, टैब इंडेक्स इसको कहते हैं, तो टैब इंडेक्स जो है वो बड़ा प्रॉपरली हो तो फिर आपका यूजर जो है वो बड़े ही आसानी से वो काम करता है और उसको बड़ा फॉर एग्जाम्पल ईजी वो फील करता है जनाब ये कितना इंटरफेस अच्छा है कि इसमें मुझे बहुत ज्यादा खपना नहीं पड़ रहा। कीप यूजर्स इन्फॉर्म्ड रिगार्डिंग सिस्टम रिस्पॉन्सेज एक्शंस विद फीडबैक। प्रॉपर फीडबैक जो है रिस्पॉन्सेज जी प्रॉपर, जब आप कोई ना कोई जैसे फॉर्म आपने फिल किया और सबमिट का बटन दबाया तो सबमिट बटन के दबाने के अगर आप कोई भी मैसेज ना आए, कोई कंफर्मेशन मैसेज ना आए, कोई और इस तरह की फीडबैक ना आए तो आप फील करेंगे यार क्या हुआ, मैंने बटन दबाया था, को पता नहीं चला कि मेरा पेज सबमिट हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन अगर साथ ही कंफर्मेशन का मैसेज आ जाए तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं कि यार इसका मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन सबमिट हो गई है। ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि जैसे आपने क्लिक किया तो छोटी सी कहीं लाइन को नजर आ जाती है कि जी थैंक यू आपका पेज रजिस्टर हो गया या आपका डाटा सबमिट हो गया, तो आपको नजर नहीं आता यार किधर किधर आई इन्फॉर्मेशन, आप ढूंढते रहते हैं और देख रहे होते हैं यार मेरा पेज पता नहीं सबमिट हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अगर वो प्रॉपर मैसेज आ जाए तो फौरन आपको आइडिया हो जाता है कि यार इसका मतलब आपका काम हो गया। यूज appropriate user interface design patterns to help guide users and reduce burdens। प्रॉपर जो मिसाल के तौर पे गाइडेंस है यूजर इंटरफेस के बारे में, जैसे बहुत सी चीजें होती हैं वहाँ पे गाइड करने के लिए कि कैसे कैसे आपने चीज़ों को लेके चलना है यूजर को साथ साथ। अगर जैसे आपको पता है कि टूल टिप होती है छोटी सी, यहाँ पे अगर कहीं नजर आए जैसे ये है, ये अगर आपको नजर आ रही है जो नीचे येलो कलर की छोटी सी पर्ची निकल आई है ये वाली, आप लोग देख पा रहे हैं?
सर। जैसे ही मैं कर्सर लेके जाता हूँ किसी भी चीज पे, तो साथ ही उसके बारे में एक छोटी सी लाइन आ जाती है येलो कलर की, इसको कहते हैं टूल टिप, कि जनाब इस चीज के बारे में टिप जो है या इसके बारे में गाइडेंस कि ये क्या चीज है। अब ज़ाहिर है यहाँ पे ये आइकॉन्स हैं, इस पे लिखा तो कुछ नहीं है कि ये क्या चीजें हैं, लेकिन जैसे मैं माउस माउस लेके जा रहा हूँ, उसके ऊपर कर्सर जाता है तो फौरन साथ में टूल टिप नजर आ जाती है कि जनाब ये बटन किस चीज का है। तो अगर ऐसे प्रॉपर गाइडेंस मौजूद है तो यूजर जो है वो बड़ा हैप्पीली काम करता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है ऐसे सिस्टम के साथ। ये हम देख रहे थे यूजर इंटरफेसेस के बारे में, डिफरेंट गाइडलाइंस के अगर आप प्रॉपरली यूजर को गाइड करते रहें साथ साथ अपने इंटरफेस के साथ कि ये चीज़ क्या है, ये बटन क्या है, ये जो मेन्यू है ये क्या करेगा, ये कौन सा टास्क परफॉर्म करेगा, उसके अलावा आप उसको प्रॉपर फीडबैक दें, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो साथ साथ यूजर को अगर गाइड करती जाएं और यूजर को कम से कम डाटा एंटर करना पड़े और उसका जो लॉस होने के चांसेस हैं वो मिनिमाइज हों या कम से कम हों, तो ऐसे इंटरफेसेस जो हैं वो हमेशा यूजर जो हैं उनको प्रेफर करता है। और ये सारी चीज़ें जो हैं इनको आजकल जो फ्रंट एंड डिजाइनर्स हैं वो बहुत प्रेफर करते हैं इन चीज़ों को। चूजिंग इंटरफेस एंड एलिमेंट्स, जो डिफरेंट एलिमेंट्स आप चूज करते हैं उनके बारे में कुछ गाइडलाइंस है कि सबसे पहले आपको पता है कि इनपुट कंट्रोल्स आप यूज करते हैं किसी भी सिस्टम के ऊपर या फ्रंट एंड के ऊपर, बटन्स, टेक्स्ट फील्ड्स, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स वगैरह, तो उनको प्रॉपर आपको उसको लेबल करेंगे ताकि पता चले कि जनाब ये बटन किस चीज के बारे में है। अब अगर आपने देखा हो थोड़ा सा डिफरेंस ये आया कि पहले जो पुरानी वेबसाइट्स हैं उन पे अगर देखें तो मिसाल के तौर पे कहीं भी मैंने लिखना हो जैसे आईडी, मैं अगर खोल के देख पाऊँ कोई वेबसाइट फॉर एग्जांपल मॉडल की, जी ये आपके सामने वेबसाइट है, हमारा जो मॉडल है इस पे अगर आप देखें तो अब जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके साथ हमारे दौर में क्या था, यहाँ पे लेबल लगा होता था साथ में अलहदा से कि यूजर आईडी और यहाँ पे यस पासवर्ड, सर। ताकि पता चले देखने वाले को जनाब यहाँ पे मैंने आईडी देनी, यहाँ पे पासवर्ड देने। अब उन्होंने क्या किया कि अब वो प्रैक्टिस खत्म हो गई है, अब देखें यहाँ पे कोई लेबल नजर नहीं आ रहा आपको साइड पे, और प्लेस ये होल्डर क्या अब आ वही गया। लेबल क्या वो अब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही आ गया है। ये यहाँ पे यस देखें, सर। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे पता है कि यहाँ पे मैंने पासवर्ड देना है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे पता है यहाँ पे मैंने आईडी देनी है। ठीक है, तो अब ये वक्त के साथ साथ प्रैक्टिसेस जो है बदलती रहती हैं, चीजें अपडेट होती रहती हैं। तो अगर आपने अपने सिस्टम के अंदर ये नई मॉडिफिकेशंस को इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, ऐड किया है, तो आपका सिस्टम जो है वो नए लोग जो हैं जो करंट यूजर्स हैं वो उसको प्रेफर करेंगे कि यार इन्होंने जो नई फॉर एग्जांपल जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो किया हुआ है। इसके अलावा आपको पता है कि जो वेबसाइट्स हैं रिस्पॉन्सिव होती हैं, रिस्पॉन्सिव का किसी को आइडिया है क्या होती है? यस सर, रिस्पॉन्सिव मतलब जो भी हमारे सिस्टम की विड्थ है उसके अकॉर्डिंग वो वेबसाइट अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। अगर लैपटॉप पे है तो लैपटॉप के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर लेगी, मोबाइल पे मोबाइल के अकॉर्डिंग हसन तुम्हारी आवाज़ मुझे समझ नहीं आई, एडजस्ट कर लेकिन चलो लेगी। मैं बता देता हूँ। आपकी आवाज़ शायद कट रही है या थोड़ी स्लो है। जैसे ही मैं मिसाल के तौर पर आपको पता कि ये पेज है, इसके ऊपर ये चीज़ें प्लेस हैं, डिफरेंट कंट्रोल्स हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, बटन है, लेबल्स लगे हुए हैं, मोनोग्राम लगा हुआ है। तो अब ये पूरी इसकी रेजोल्यूशन के साथ ये पेज है। ठीक है, आपको पता हर जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी कोई ना कोई होती है रेजोल्यूशन कि इतने बाई इतने की स्क्रीन है इसकी, वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जाके कंट्रोल पैनल से। लेकिन जैसे ही मिसाल के तौर पर इसको मिनिमाइज करूँ तो अब देखें अब पेज ये इतना का रह गया, यानी कि टोटल स्क्रीन का आधा रह गया है, लेकिन फिर भी जो तमाम चीजें हैं वो अलाइंड हैं, उसी तरीके से हैं, कोई भी लेआउट खराब नहीं हुआ, तमाम चीजें अपनी तरतीब से हैं, लोगो भी है, टेक्स्ट बॉक्सेस में हैं और बटन भी है, तमाम लिंक्स हर चीज मौजूद है। तो इसका मतलब जैसे ही मैंने स्क्रीन को छोटा बड़ा किया है सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये वेबसाइट के मतलब ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है कि आपके जो सिस्टम की रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक अपने आप को रिस्पॉन्ड करती है और खुद ही एडजस्ट कर रही है अपने आप को। तो अगर इस तरह के फीचर्स जो हैं वो आप भी मेंटेन रखते हैं अपने कंट्रोल्स के हवाले से तो बड़ी ही आसानी होती है यूजर को या एंड यूजर को। इसके अलावा नेविगेशनल कंपोनेंट्स जो हैं, नेविगेशनल कंपोनेंट्स बहुत जरूरी है कि जनाब यूजर ने एक पेज से दूसरे पे जाना है, आइकन को क्लिक करना है, लिंक को क्लिक करना है, एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए एक स्क्रीन को बंद करना है, दूसरी को ओपन करना है, तो ये बहुत जरूरी है कि जनाब कहाँ पे यूजर ने लैंड करना है, कहाँ पे उसने जाना है, कहाँ पे आना है। ये अगर आप प्रिडिक्ट करके इसको चीजों को चलाएंगे तो बड़ी आसानी हो जाएगी। एक चीज होती है ब्रेड क्रम्ब, अगर आपको किसी को आइडिया है तो, किसी को पता है ब्रेड क्रम्ब क्या है जी? सर ये पीछे जो हिस्ट्री होती है, मतलब कि फर्ज करें एक ट्रैवल से अंदर गया, होम है, और फिर अंदर किसी पेज पे गया, उससे अंदर किसी पेज पे गया,
उसका पाथ जो शो कर वेबसाइट जो है, जैसे कोई पेज खोलें तो यहाँ पे टॉप पे जो मेन्यू है उसके नीचे एक लाइन आ रही होती है कि होम पेज, उसके बाद जनाब कॉन्टेक्ट पेज, उसके बाद फलां पेज, उसके बाद फलां पेज, एक लाइन लगी होती है, ठीक है। और उसमें पेजेस के नाम लिखे होते हैं कि आप करंटली इस पेज पे खड़े हैं, उससे पीछे ये पेज है, उससे पीछे ये पेज है, उससे पीछे ये पेज है, और उससे पीछे होम पेज है। तो आपको उससे आइडिया हो जाता है ब्रेड क्रम्ब से कि आप इस वेबसाइट के अंदर कहाँ पे खड़े हैं, कितने पेजेस से गुजर के आप किस पेज पे खड़े हैं, ठीक है। तो ये ब्रेड क्रम्ब जो है ये आमतौर पर रीडर को थोड़ा फैसिलिटेट करता है जनाब, थोड़ा सा उसको नेविगेट करने में, कि उसको आइडिया हो कि मैं वेबसाइट के अंदर किस पेज पे मौजूद हूँ। डिफरेंट आप उसका मिसाल के तौर पे हर पेज का टाइटल होता है, कॉन्टैक्ट अस का पेज है, होम का पेज है, FAQs का पेज है, रिजल्ट कार्ड का पेज है, वो जो उसकी प्रॉपर जो उसकी लेबलिंग है वो यूजर को बड़ा फैसिलिटेट करती है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आपने अक्सर देखा हो, आप लिफ्ट के थ्रू ऊपर नीचे जा रहे होते हैं, ऊपर नीचे मंजिलों पे, और बात का तो ऐसे होता है कि जनाब आप जैसे ही निकलते हैं लिफ्ट से, तो अगर सामने लिखा हो कि आप किस फ्लोर पे हैं, फ्लोर 2 3 4, तो बड़ी आसानी से आपको समझ आती कि यार ओहो मैं गलती से इस नहीं, मैं तो ऊपर जाना था। लेकिन अगर आप वहां पे कुछ ना मेंशन हो सामने बाहर निकलते हुए, तो अमूमन आप धोखा खा जाते हैं और आपको आइडिया नहीं होता कि यार मैं किस फ्लोर पे खड़ा हूं, ठीक है। तो आप अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं। तो अगर ये प्रॉपर लेबलिंग वेबसाइट के अंदर भी हो, तो आप जो एंड यूजर हैं वो प्रॉपरली चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं और उनका जो टाइम है नेविगेशन का वो बच जाता है। इन्फॉर्मेशन कंपोनेंट्स, टूल टिप्स, आइकन्स, ये अभी मैंने जिनका जिक्र किया कि आइकॉन टूल टिप्स वगैरह जो है, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस और इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये प्रॉपर अगर प्लेस हैं तो यूज़र बड़ा ही ईजी फील करता है आपके सिस्टम को यूज़ करने में, ठीक है जी। ये डिफरेंट उसकी इंस्ट्रक्शंस थी। इसके अलावा जी कुछ और प्रैक्टिसेस फर्दर हैं इसके लिए, एक अच्छे डिज़ाइन के लिए। ये बज़ाहिर कोई टेक्निकल पॉइंट्स नहीं है, ये अगर आप देखें तो जनरल सी चीज़ें हैं जो आपको वैसे भी आइडिया है कि आप डेली लाइफ में पता नहीं कितनी दफ़ा इस तरह के सिस्टम्स यूज़ करते हैं। कीप द इंटरफेस सिंपल, ये अभी हमने देखा कि जो इंटरफेस है वो सबसे सिंपलेस्ट हो, ताकि अगर काम की चीज़ें प्लेस होंगी सिस्टम के अंदर उस वेबसाइट के ऊपर, तो यूज़र जो है बड़े आसानी से अपना जल्दी जल्दी काम कंप्लीट कर लेगा, बजाय इसके कि उसको अपनी मतलब की चीज़ ढूंढने में घंटा लग जाए। तो वो जनाब आपको दिल में गालियाँ निकालेगा पहले तो, कि यार किस फजूल आदमी ने ये डिज़ाइन किया है, इसमें तो काम की चीज़ मिलती कोई नहीं। इसके अलावा क्रिएट कंसिस्टेंसी एंड यूज कॉमन यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स, जो कंसिस्टेंसी है एलिमेंट्स की वो बड़ी जरूरी है कि आपने होम पेज पे मेन्यूज जो हैं वो टॉप पे लगाए हुए हैं, एक पेज मतलब कॉन्ट्रैक्ट का आता है उसमें जनाब लेफ्ट पे चले गए लिंक्स, अगला आता है उसमें राइट पे चले गए हैं, कहीं बॉटम पे चले गए हैं, कहीं नजर ही नहीं आ रहे। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर यूजर जो है वो आपको गालियां निकालेगा, ठीक है। और ऐसा इंटरफेस जो है जिसमें कंसिस्टेंसी नहीं है चीज़ों की, वहां पे जनाब यूज़र उस ऐसे सिस्टम को कभी प्रेफर नहीं करेगा। कहीं पे फॉन्ट 12 आ रहा है, कहीं पे 18 आ रहा है, कहीं पे हेडिंग रेड कलर में आ रही है, अगले पेज पे ग्रीन कलर की आ रही है। अगर आपने इस तरह की बोंगियां मारी हुई हैं तो ऐसा सिस्टम जो कंसिस्टेंट सिस्टम नहीं है, ऐसे इंटरफेस को कोई प्रेफर नहीं करेगा। बी पर्पजफुल इन पेज लेआउट, पेज लेआउट जो भी आपने बनाना है उसमें कोशिश करें चीज़ें जो हैं वो रेलिवेंट हों, इररेलेवेंट चीज़ें खाम खा घुसेड़ने की जरूरत नहीं है कि हर पेज के अंदर आप हर चीज़ ही डालना शुरू करते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस का पेज है तो कॉन्टैक्ट अस पेज के अंदर आप अपनी मिसाल के तौर पे कंपनी की मशहूरी शुरू कर दें कि हम ये करते हैं, वो भी करते हैं, हम ये भी करते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस पेज का मतलब कि वहां पे आपने जस्ट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, मैप दे दें, कॉन्टैक्ट के मिसाल के तौर पे फ़ोन नंबर दे दें, एड्रेस दे दें, मैप दे दें कि आपने कैसे पहुंचना है, या फीडबैक का पेज एक छोटा सा लिंक हो, ये चीज़ें होती हैं आमतौर पर कॉन्टैक्ट्स पे। लेकिन अगर आपने अपना विजन, मिशन और इस तरह की चीज़ें भी देना शुरू कर दी हैं तो फिर उस कॉन्टैक्ट अस पेज का मकसद जो है वो फौत हो जाएगा। स्ट्रेटेजिकली यूज कलर एंड टेक्सचर, जो कलर स्कीम और ऐसा चीजें यूज करनी है वो कोई ना कोई रेलेवेंस होनी चाहिए, कोई रीजन, कोई लॉजिक होनी चाहिए उनके पीछे यूज करने। ऐसे ही नहीं खाम खा कोई नीले पीले कलर जो हैं वो बड़ा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करें आप, और जो यूजर है वो उसे अनॉयड होना शुरू हो जाए कि यार ये क्या इसने खिचड़ी बनाई हुई है। यूज टाइपोग्राफी टू क्रिएट हायरार्की एंड क्लैरिटी, और जो चीज़ें हैं उनको एक हायरार्की की सूरत में क्लैरिटी के साथ प्लेस करें या शो करें, या उनको मिसाल के तौर पे उनको डिस्प्ले करें ताकि यूज़र जो है वो आपके सिस्टम को आसानी से यूज़ कर सके। मेक श्योर दैट अ सिस्टम कम्युनिकेट्स व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, किस पेज में हैं आप, मिसाल के तौर पे आपका काम हो गया, नहीं हो गया, एरर आ गया है, कोई नेटवर्क का एरर है, सिस्टम का एरर है, डेटाबेस का एरर है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी एक्शंस हो रहे हैं, वो प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करें अपने यूजर को। जैसे मैंने कहा कि यूजर ने तमाम इन्फॉर्मेशन देने के बाद सबमिट का बटन दबा दिया, अब इन्फॉर्मेशन सबमिट हो गई, लेकिन आपने कोई मैसेज नहीं शो किया कि जी थैंक यू,
आपका मैसेज, आपका ये डाटा जो रजिस्टर हो गया या आपका आप रजिस्टर हो गए, अगर कंफर्मेशन नहीं आ रही तो यूजर बैठा उस वेबसाइट के मुंह की तरफ देखता रहेगा, यार मैंने बटन दबाया था, कोई पता नहीं चला कि डाटा सबमिट हो गया कि नहीं हो गया। मेक श्योर दैट अ सिस्टम कम्युनिकेट व्हाट्स हैपनिंग। इसके अलावा थिंक अबाउट द डिफॉल्ट्स। जो डिफॉल्ट्स हैं कि मिसाल के तौर पर बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, वो आपके ज़हन में होना चाहिए। जैसे मैंने अभी कहा कि जैसे ही पेज खुले, वहां पर रजिस्ट्रेशन का पेज है, तो सबसे पहले अगर आपने नाम अपना एंटर करना है तो फौरन पेज खुलते ही जो कर्सर है वो नाम वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर खुद ब खुद शो होना चाहिए। ये ना हो कि यूजर जो है वो नेम के अंदर क्लिक करे फिर नाम एंटर करे, वो टाइम उसका ज़ाया नहीं होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट जो चीज़ें हैं वो होती हैं। मिसाल के तौर पे ऐसे भी होता है कि आप इन्फॉर्मेशन डालते जाते हैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, एंटर करते जाएं और एंड पे अगर आखिरी टेक्स्ट बॉक्स जो है उसके अंदर आपने डाटा लिखने के बाद जस्ट एंटर प्रेस कर दें तो आपका पेज सबमिट हो जाता है। आपको सबमिट का बटन क्लिक करके माउस से क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी वजह क्या है कि वो जो बटन है उस पर बाय डिफॉल्ट फोकस होता है कि आप किसी भी टेक्स्ट बॉक्स पे हैं, अगर आप एंटर प्रेस कर देंगे तो आपका जो पेज है वो सबमिट हो जाए। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट्स जो हैं ये बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं और बड़ा टाइम सेव करते हैं यूजर का। ये एक्टिविटीज हैं जी यूजर इंटरफेस डिजाइन करने की, कि यूजर इंटरफेस जो है वो कैसे कैसे डिजाइन होता है। बड़ा क्विकली हम जरा देख रहे हैं ताकि टाइम थोड़ा है कि यूजर इंटरफेस जो है वो आमतौर पे सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होगा। यूजर इंटरफेस सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स, कि किसी भी यूजर इंटरफेस की रिक्वायरमेंट क्या है। आपने जैसे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है तो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली वो है जो कि क्लाइंट चाहता है। ठीक है, और इंटरफेस भी वही उन्हीं रिक्वायरमेंट्स पे ही बेस कर रहा होगा जो कि सॉफ्टवेयर की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, नॉन फंक्शनली फंक्शनल आमतौर पे, क्योंकि आपने उन चीज़ों को वही प्रेजेंट करना है जो कि आप रिक्वायरमेंट्स के अंदर जिनको डील कर रहे हैं या डिज़ाइन जिनके बारे में बताया है। उसके बाद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूजर एनालिसिस का यूजर जो है वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एनालाइज करते हैं कि यूजर इस चीज़ को कैसे देखेगा, इसको कैसे यूज करेगा। आप तो एक टेक्निकल पर्सन है, ठीक है, आप तो उन चीज़ों को इस्तेमाल कर लेंगे, आपको पता है क्योंकि आपने बनाई है। लेकिन जो कॉमन मैन है, एक एंड यूजर जो कि किसी भी फील्ड का हो सकता है, अनपढ़ भी हो सकता है इस मामले में, वो जब इस सिस्टम को यूज करेगा तो फिर उसको क्या मसाइल दरपेश होंगे वो आपने इस एनालिसिस के अंदर देखने हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टास्क एनालिसिस, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है आपका किसी भी सिस्टम का, वो क्या क्या टास्क परफॉर्म करता है, कौन कौन से एक्शन परफॉर्म करता है, क्या क्या फैसिलिटेट कर रहा है सिस्टम को, उनको एनालाइज करना बड़ा जरूरी है कि जनाब फैसिलिटीज क्या क्या दे रहा है, कैसे काम परफॉर्म करेगा। मिसाल के तौर पे मैंने अगर अपना रिजल्ट कार्ड देखना है तो रिजल्ट कार्ड देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन करने के बाद क्या मुझे नेक्स्ट टाइम दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर देना पड़ेगा उसको ताकि मेरा निकाले रिजल्ट कार्ड निकाले। लेकिन आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, ये होना नहीं चाहिए। जब आपने अपना लॉगिन कर दिया तो लॉगिन होने के बाद आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन डेटाबेस से आ जानी चाहिए। और अगर आप जस्ट रिजल्ट कार्ड का बटन दबाएं तो वो दोबारा आपसे ना पूछेगा जी अपना रोल नंबर एंटर करें, क्योंकि आप ऑलरेडी अपना लॉगिन खोल चुके हैं। अगर लॉगिन खुल गया तो सारी इन्फॉर्मेशन उस सिस्टम के पास होनी चाहिए, फिर बार बार आपको अपना नाम या अपना रोल नंबर बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप मिसाल के तौर पे अपने लॉगिन कर लिया और अपना फीस का वोचर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, वो चाहते हैं आप वहाँ पे जनरेट हो जाए, तो वो जैसे ही आप फीस वाले बटन पे क्लिक करें वो फौरन वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ जाए कि अपना रोल नंबर एंटर करें ताकि आपका रिजल्ट कार्ड जनरेट किया जा सके या फीस का वोचर जनरेट किया जा सके। तो ये इंतहाई फजूल हरकत है कि जब आप लॉगिन कर चुके हैं तो फिर आपको बार बार क्यों पूछा जा रहा है कि आपका रोल नंबर क्या है, फिर खुद ब खुद हर चीज आनी चाहिए। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है उसका डिजाइन को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कैसे आपने चीजों को प्लेस करना है, वो तमाम फॉर्मेट क्या है, कलर स्कीम्स क्या हैं, वो तमाम चीजें जो हैं वो कैसे कैसे प्लेस होनी है ताकि यूजर जो है या एंड यूजर वो प्रॉपरली इन चीजों को यूज कर सके। इसके अलावा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की टेस्टिंग, और टेस्टिंग जो है वो बहुत ही अहम एक टास्क है कि आपने मिसाल के तौर पे एक यूजर जो है क्लाइंट रजिस्ट्रेशन का पेज बनाया, ठीक है, और वहाँ पे आपने टेक्स्ट बॉक्स लगाए हुए हैं। तो अगर मैं उस पेज को खोलूं और जहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट लिखना था वहाँ पे मैं अपना एड्रेस लिख दूं, जहाँ पे एड्रेस लिखना था वहाँ पे अपना नाम लिख के सबमिट करा दूं और सबमिट हो जाए, तो ये इंतहाई गलत काम है। ये इसको कहते हैं इनपुट वैलिडेशन, कि जब तक आपने इनपुट वैलिडेशन नहीं की उस सिस्टम की तब तक उस सिस्टम को आगे नहीं चलना चाहिए। मैं कहीं पे कोई ब्लैंक छोड़ दूं चीज, कहीं पे जनाब कुछ लिखूं, कहीं पे सिंपल 3-4 स्पेसेस दबा दूं और कहीं पे स्टैरिक या कुछ स्पेशल कैरेक्टर एंटर करके जस्ट सबमिट का बटन दूं और सबमिट हो जाए, और ऐसे ही फजूल नाम से मेरा नाम रजिस्टर हो जाए, तो फिर इस तरह की जी इन्फॉर्मेशन है, इस तरह के हैकिंग के चांसेस बढ़े हैं कि ऐसे ही कोई बंदा बगैर कोई अपनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिए हुए अपने सिस्टम के अंदर
रजिस्टर हो जाएगा और आपके सिस्टम का डाटा जो है उसको करप्ट कर पाएगा। अगर कर लेगा तो फिर आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये किसने किया, क्योंकि आपने पहले ध्यान तो किया है नहीं कि जनाब उसने क्या इन्फॉर्मेशन एंटर की है। ठीक है जी, अगर आपने उसको प्रॉपर्ली टेस्ट किया हुआ कि जनाब नाम की जगह पे नाम ही आया है, कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट नंबर है, ये नहीं कि जनाब कॉन्टैक्ट का फील्ड है और वहां पे मैंने 1 2 3 टाइप करके आगे चला गया और सेव हो गया, नहीं। अगर मिसाल के तौर पे अगर आपने कॉन्टैक्ट लेना है तो आपको पता है कि अब जो वेबसाइट्स हैं वो बकायदा जो कंट्री कोड है उसके साथ चलती हैं, कि पहले आप अपना कंट्री कोड सेलेक्ट करें, ठीक है, वहाँ पे ऑलरेडी सारे फ्लैग के साथ कंट्रीज के नाम दिए हुए होते हैं, आप पाकिस्तान का सिलेक्ट करेंगे तो खुद ब खुद वहाँ पे 92 आ जाता है, ठीक है। और जैसे 92 आएगा तो फिर अगली कहानी आपको पता होनी चाहिए आपके सिस्टम को, अगर पाकिस्तान का यूजर जो है वो रजिस्टर हो रहा है तो इसका मतलब इसका जो सेल फोन है वो कितने डिजिट का होगा जी, जितना हमारा सेल फोन का डिजिट है, 9 डिजिट है, ये कितने हैं, 0 निकाल के, क्यों सर? 10 डिजिट है, हम 9 निकाल के तो आप 0 निकाल के 10 डिजिट। आप वेबसाइट पे सिंपली कंट्री कोड सेलेक्ट करते हैं 92, ठीक है, उसके बाद लिखते हैं 333 और 333 के बाद अपना फोन नंबर लिख देते हैं, उसमें 0 ऐड नहीं होता जब आप कंट्री कोड देते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है। अब अगर कोई बंदा 92 सेलेक्ट करके बाद उसके बाद 1 2 3 करके अपने आप को रजिस्टर करना शुरू कोशिश करे तो वो सिस्टम उसको रजिस्टर ना करे, फॉरन एरर दे कि जनाब आपने प्रॉपर अपना कॉन्टेक्ट नंबर नहीं दिया। इसी तरीके से जब आप ईमेल देते हैं तो ईमेल अगर प्रॉपर फॉर्मेट में आप नहीं देते तो फॉरन एरर मैसेज आ जाता है। अगर आप लिखें 123.com इस तरह लिख के आगे चलेंगे तो आपको फॉरन एरर मैसेज आ जाएगा। जब तक आप कुछ अल्फाबेट्स कुछ अल्फाबेट्स .com ना लिखें, इस तरीके से इस फॉर्मेट को फॉलो ना करें, तब तक सिस्टम आगे नहीं जाएगा। वो अलग बात है कि आप अपना हसन मतलूब के नाम की बजाय आप 123@yahoo.com लिखते हैं तो चल जाएगा, क्योंकि 1 2 3 एग्जिस्ट कर सकता हो सकता है हो किसी का, ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर फॉर्मेट होना जरूरी है। तो ये टेस्टिंग के अंदर आता है, तो टेस्टिंग जो है वो बहुत जरूरी है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन अभी हमने देखा, तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे और चलते चलते इस प्रोसेस से करते करते ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टेस्टिंग तक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है जी। ये थी डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें कि आपने जो डेवलपर है या जो फ्रंट एंड डिजाइनर है वो जब डिजाइन करेगा किसी भी GUI को तो वो किन चीजों को ज़हन में रखेगा, ठीक है जी। ये जो कहानी है ये सारी आगे स्लाइड्स के अंदर मौजूद है जो भी मैंने आपको बताई, ठीक है जी। और कुछ यहाँ पे रिनाउंड, ये लास्ट स्लाइड है हमारी, रिनाउंड कुछ टूल्स हैं जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हेल्प करने में डेवलप करने में हेल्प आउट करते हैं, यानी कि मदद से या कॉमनली मार्केट के अंदर ये टूल्स हैं जो कि अवेलेबल हैं। फ्लूड है, इसके अलावा ऐप इन्वेंटर है, लूसिड चार्ट है, लूसिड चार्ट बड़ा कॉमनली यूज होता है, फ्री है, वेबसाइट इसकी अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। तो मैं बहुत सारे टास्क के लिए लूसिड चार्ट खुद यूज़ करता रहता हूँ। वेवमार्क है, विजुअल स्टूडियो है, जो बड़ा कॉमन है माइक्रोसॉफ्ट का, इसी तरीके से और भी बहुत से टूल्स हैं। ये वो टूल्स चंद एक हैं जो कि ज़्यादा यूज होते हैं मार्केट के अंदर, जिनकी मदद से आप फ्रंट एंड बना सकते हैं, ठीक है जी। ये था जी आज का लेक्चर जिसमें हमने कुछ यूजर इंटरफेस के बारे में जो गाइडलाइंस हैं उनको देखा कि यूजर इंटरफेस कैसे होता है, उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, किस तरह का यूजर इंटरफेस जो है वो लोग पसंद करते हैं, और अगर डेवलपर अगर आप हैं या फ्रंट एंड डिजाइनर हैं तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनको आप फॉलो करते हुए एक अच्छा यूजर इंटरफेस बना सकते हैं।